Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12. It's chapter number 4, which is Introduction to Analytic Geometry. And we are solving exercise 4.4. In today's lesson, we will study angle between two lines, area of triangular region, and how to find the coordinates of circumcenter. The point of intersection of two straight lines. As we know that the point where two straight lines intersect is called the point of intersection. These are two lines and this is the point of intersection. In the previous lesson we have studied how to find the coordinates of the point of intersection. If these are the two straight lines with the given equations written in standard form, then how we find the point of intersection? We write x in the numerator and in the denominator we put in hand on x and we cross multiply the y-intercept of equation number 1 with the constant term of equation number 2 and then c1 with b2, the constant term of first equation and coefficient of y of the second equation, and we write in the denominator b1 multiplied by c2 minus b2 multiplied by c1. Similarly we will write minus here. अगर यहाँ पे आप माइनस साइन नहीं लगाते, अकेला y लिखते हैं, तो फिर आपको ये ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट से राइट बॉटम की तरफ, b1 को b2 से. अगर हम यहाँ पे माइनस y नहीं लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको हाथ रखेंगे तो फिर हमें यहाँ पे इस तरफ पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. c1 को a2 से और a1 को c2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन जब आप यहाँ पे माइनस लगा देते हो तो फिर सारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम डायरेक्शन में ही होगी, टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम की तरफ. a1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और c1 को a2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसी तरह फिर हम कांस्टेंट टर्म 1 लिखेंगे इधर और a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b1 को c2 से मल्टीप्लाई करके हम इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे. अब x वाली फ्रैक्शन को इस कांस्टेंट वाली फ्रैक्शन से इक्वेट कर देंगे और माइनस y वाली फ्रैक्शन को इस कांस्टेंट वाली फ्रैक्शन से इक्वेट करके यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे लाइक दिस. ये वाला जो नेगेटिव साइन है y के साथ वो इस तरफ आ जाएगा. So this is what we have studied in the previous lesson. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिए ये दो लाइंस हैं, ये L1 है और ये लाइन L2 है. इन दो लाइनों के दरमियान जो एंगल है उसको हमने फाइंड आउट करना है. L1 से L2 की तरफ, देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है. So L1 L2 be two lines if alpha 1 and alpha 2 be inclination. ये अल्फा 1 जो है वो इंक्लिनेशन है लाइन L की, जो आपने पीछे पढ़ा था कि अगर जो एंगल लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं. अगर m1 और m2 इन दो लाइनों की स्लोप्स हैं तो थीटा बी एंगल फ्रॉम लाइन L1 टू L2 देन थीटा इज गिवन बाय. अगर थीटा जो है वो एंगल है फ्रॉम लाइन L1 से L2 की तरफ, ये लाइन L1 ये लाइन L2, लाइन L1 से L2 की तरफ जो एंगल है उसको हम एंगल बिटवीन टू लाइंस कहते हैं और उसको फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला से, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में L1 से L2 की तरफ. इस तरह नहीं आना, L2 से L1 की तरफ नहीं, L1 से L2 की तरफ जो भी एंगल है उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलना है इस तरह. तो m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला है दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने का. तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा जो कि एंगल होगा बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस.
ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें उसने कहा फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये तीन वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, ए बी और सी। Let M1, M2 and M3 denotes the slopes of the line side AB, BC और AC की जो slopes हैं वो M1, M2 और M3 हैं। AB, BC and CA respectively ये sides हैं और इनकी slopes ये हैं। तो फिर क्या होगा, M1 इसकी स्लोप, ए बी की स्लोप 7 -1 2 -6, ये -3/2 हो गई। M2 की स्लोप, बी सी की स्लोप, बी सी ये है जो -7 -7 -6 -2 -14 ओवर -8 है, ये 7/4 आ गई। और इसी तरह M3 जो सी ए है लाइन, उसकी स्लोप है सी और ए जो है वो 1 माइनस और माइनस +7 हो गया, और 6 +6 8/12, और 8/12 इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमने स्लोप्स निकालनी उस ट्राइंगल की, तीनों साइड्स की स्लोप्स, क्योंकि जब एंगल निकालना है तो हमने स्लोप्स ही यूज करनी है उसके फॉर्मूला में। अब देखें, अगर अल्फा बीटा गामा डिनोट्स एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स एट वर्टेक्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ए पे जो एंगल है उसको अल्फा, बी पे जो एंगल है उसको बीटा, और सी पे जो एंगल है उसको गामा का, और हमें पता है कि हमने इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो इसका मतलब ये एंगल बनेगा ए बी से सी ए की तरफ, ये नहीं होगा इन दोनों के दरमियान। अगर आप ये लोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि इस लाइन से इस लाइन की तरफ अल्फा, इस लाइन से इस लाइन की तरफ बीटा, और इस लाइन से इस लाइन की तरफ गामा होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये M1 लाइन ए बी और लाइन सी ए के दरमियान है, तो M1 से M3 की तरफ है, तो इसका अल्फा जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू tan अल्फा M3 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M3 M1। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, M3 की वैल्यू है 2/3 माइनस, और M1 की वैल्यू है -3/2। वैल्यू पुट करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा इन्फिनिटी, यानी डिनोमिनेटर में 0 हो गया और न्यूमिनेटर में 13/6। तो डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो उसका आंसर अनडिफाइंड होता है, तो इसका मतलब है tan अल्फा जो है वो अनडिफाइंड के इक्वल, और अल्फा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। और tan इन्फिनिटी कब होता है, जब एंगल जो है वो 90 डिग्री की होगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब बीटा फाइंड आउट करना है। बीटा जो एंगल है वो उस लाइन M2 वाली स्लोप से M1 वाली स्लोप के दरमियान एंगल है, और ये आएगा tan बीटा जो आ जाएगा फिर आपके पास M2 माइनस सॉरी M1 माइनस M2 से M1 की तरफ एरो की तरफ जो स्लोप है वो पहले लिखेंगे, M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। इनकी वैल्यूज पुट करें M1 और M2 की, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। tan बीटा जो है वो 2 के इक्वल आ गया, और बीटा जो है वो इक्वल आ गया tan इनवर्स 2 के, और tan इनवर्स 2 जो है वो 63.43 डिग्री होता है, और इसको आप डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Similarly, gamma is the angle between the sides of the slope M3 and M2। तो इसका एंगल आएगा M2 माइनस M3। tan gamma is equal to M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 M3। वैल्यूज पुट करने से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2, यानी tan gamma is equal to 1/2, और गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, और tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है 26.57 डिग्री। तो ये तीन एंगल्स हैं जो इन पॉइंट्स ए बी और सी पे बनते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सी पार्ट भी आपके सिलेबस में शामिल है, तो आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह जो है वो खुद से सॉल्व कर लेना है। यू विल ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। Now area of triangular region whose vertices are given। अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं तो उसका एरिया जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला क्या है। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर P
क्यू आर विद वर्टिसेस क्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोई भी नंबर्स होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया अगर फाइंड आउट करना हो हमने, तो इसका फॉर्मूला ये है। ये जो ट्राइंगल है डेल्टा, ये एरिया को रिप्रेजेंट करती है, इक्वल टू 1/2। आपको पता है ये वैसे ज्योमेट्री में अगर परपेंडिकुलर और बेस का पता हो तो 1/2 बेस इनटू हाइट जो है वो हम का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये 1/2 वैसे ही आ गया। और फर्स्ट कॉलम में आपने इस तीनों कोऑर्डिनेट्स के एक्स कंपोनेंट्स लिखने हैं, सेकंड कॉलम में तीनों कोऑर्डिनेट्स के वाई कंपोनेंट लिखने हैं, और थर्ड कॉलम में आपने 1 1 1 लिख देना है। जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं ये उनके पहले पहले जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्स कंपोनेंट होते हैं। इसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है x1 x2 x3, फिर y कंपोनेंट y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 ही लिखना है। और इसको फिर हम एक्सपेंड कर लेंगे, 1/2 वैसे ही आ जाएगा। ये हम लिखेंगे x1 लिख के अब इसको और इसको इग्नोर कर देंगे, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y2 माइनस 1 को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y3 आ जाएगा। फिर x2 इधर लिखे, जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देंगे साइन के साथ, और फिर इसको और इसको इग्नोर कर देंगे तो ये y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर x3 है, x3 के लिए फिर ये और y1 को 1 से और 1 को y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब आप इधर आप अगर इधर प्लस लगाओगे तो ये देखिए मैंने पीछे भी आपको कहा था कि अगर ये इसका साइन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव होता है। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव बनता है और यहाँ पॉजिटिव लगाया तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उल्टी हो जाएगी, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन लगा दोगे, यानी इसके साथ जो भी नंबर है वो, और इस कॉलम को और इस रो को इग्नोर कर दें, तो y2 और y1 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और y3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन लगा के ये वाला नंबर लिखना है, उसका जो भी साइन है वो। तो फिर इसको और इसको जब आप इग्नोर करोगे तो फिर y1 तो 1 से और 1 को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर y1 और y3 आएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ y1 और y3 आएगा, और फिर ये प्लस हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। प्लस 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 प्लस, इसका साइन प्लस, इसका यहाँ प्लस लगाना है तो इसका जो भी साइन होगा इधर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। और इसी तरह x1 का जो भी साइन है वो और x3 का जो भी साइन है वो आएगा। लेकिन ये मिडल वाली जो टर्म है इसको एक्सपेंड करने के लिए अगर यहाँ पे प्लस साइन लगाते हो तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले ये आएगी, y3 को इधर से और y1 को इधर से मल्टीप्लाई कर। अदरवाइज ये बार का मतलब है इसके अंदर जो भी आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा। तो ये फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपके पास इनके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए इन सारे पॉइंट्स के। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। अब देखें यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं आपके पास, उसकी जो साइड्स हैं, ये तीन जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशंस दी हुई हैं, वर्टिसेस नहीं दिए हुए, इस तरह वर्टिसेस नहीं दिए हुए। तो देखें इस तीनों साइड्स का, ये जो P है इन दो साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, Q जो है वो भी इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, R जो है वो भी इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम ये पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले हम इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये तीन लाइनें दी हुई हैं L1 L2 और L3। हमने इन L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, L2 L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, और L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे।
फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2, देखिए पहले हमने रखना है x ऊपर, x ऊपर रखने के बाद इसको इग्नोर कर देंगे, -1 को -41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +41 हो जाएगा, -10 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आ जाएगा, इक्वल्स टू -y। लेकिन यहाँ पे हमने -y जब रखा तो ये माइनस वाली टर्म को इग्नोर करेंगे और फिर 7 को -41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 287 नेगेटिव आ जाएगा, और -10 को +10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 आएगा, और फार्मूला में जो माइनस है उस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू फिर 1 लगाएंगे और कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करेंगे ये वाली, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें और -1 को +10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 आएगा, चूंकि फार्मूला में भी यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। So this is x over 51 equals to minus y over minus 187 equal to 1 over 17, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को हमने इक्वेट करना है इस फ्रैक्शन से, कांस्टेंट टर्म वाली, x over 51 is equal to 1 over 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x is equal to 51 over 17, 51 over 17 3 के इक्वल आता है, और y वाली टर्म को जब हम करेंगे y over 187 is equal to 1 over 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 187 ओवर 17 इज इक्वल टू 11। तो इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 3 और 11 आ गया। एक पॉइंट, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। अभी L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3, ये अब लाइंस को जब आप देखेंगे तो आपके पास यही आएगा। So this is x over 85 minus y over 153 is equal to 1 over 70। अब फिर x over 85 को 1 over 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 85 over 17 is equal to 5, और फिर y वाली फ्रैक्शन को इस कांस्टेंट टर्म वाली फ्रैक्शन से के इक्वेट करेंगे तो आपके पास y is equal to -153 over 17 is equal to -9 आएगा। तो दूसरी दो लाइनों के दरमियान L2 और L3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -9, और लास्ट टू लाइन जो L1 और L3 के दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स x ओवर -3 + 20 माइनस y ओवर 21 + 30 इक्वल टू 1 ओवर 14 + 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x 1 के इक्वल आ जाएगा एंड y जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो तीसरा जो पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन या तीसरा जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट 1 और -3 आ जाएंगे। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया का फॉर्मूला है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ पे 1 1 1 आ गया। इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये 3 वैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 आ गया। इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करें, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -9, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3, चूंकि फॉर्मूला में यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 3। इसको हमने रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, इधर प्लस है तो इधर माइनस साइन लिया हमने, इधर माइनस साइन लेने से ये -11 हो गया। अब ये इग्नोर हो गया और ये रो इग्नोर हो गई, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1, फिर ये +1 आ जाएगा, और ये कॉलम और ये रो इग्नोर हो गई तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज -15, और -9 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -9, चूंकि फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस और माइनस +9 हो गया। सिंप्लीफाई करने से आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो है 1/68। ये बार का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी नंबर आए पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि एरिया जो है वो किसी भी ट्राइंगल का वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 34 स्क्वायर यूनिट। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब जब आप
ट्राइंगल की साइड्स पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हो, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो किसी भी साइड पे और वो उस साइड को इक्वली डिवाइड भी करे, तो उस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहते हैं। क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करते हो, तो जिस पॉइंट पे वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उस पॉइंट को सरकम सेंटर कहते हैं। ये देखें, ये एक ट्राइंगल है ए बी बी सी और सी ए, इसका ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पे जब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये तीनों लाइनें जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट करेंगी। ये वाला जो पॉइंट ओ है इसको सरकम सेंटर कहते हैं, क्योंकि जब इस पॉइंट पे रख के आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल इस ट्राइंगल की तीनों कॉर्नर्स को कट करेगा। तो ये पॉइंट जो है वो उस सर्कल का सेंटर है, जिसको सरकम सर्कल कहते हैं और उसके सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को यूज करते हैं। अदरवाइज सिंपली आप इसकी डेफिनेशन को याद रखें कि इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल के कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो ये इन दो लाइनों का, बल्कि तीनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम इस कोई से दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं उनकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, या एफ के कोऑर्डिनेट और ओ की कोऑर्डिनेट, या एफ ओ की इक्वेशन और ई ओ की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे जैसे हमने पीछे किया। So vertices of triangle R, A, B and C find the center of the circumcircle of the triangle। इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो F और D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस हर साइड के मिड पॉइंट में से पास करेगा, तो F जो है वो AB का मिड पॉइंट, D BC का मिड पॉइंट और E पॉइंट जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो हमें सिर्फ दो इक्वेशंस अगर हमें मिल जाएं तो उनको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इस पॉइंट का। तो तीसरी लाइन जो है वो भी इसी पॉइंट में से पास करेगी। तो हम एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। ए और बी के -2 और -4 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, और 3 और 1 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। तो ये आ गए एफ के कोऑर्डिनेट्स। एफ जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है, x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। इसी तरह पॉइंट डी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो मिड पॉइंट है बी और सी का। तो बी और सी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, -4 प्लस 3 ओवर 2 और 1 प्लस 5 ओवर 2। तो ये -1 ओवर 2 3 आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स। स्लोप ऑफ ए बी, अब देखें ये एफ ओ जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए जो एफ आ गया, इसकी स्लोप भी होनी चाहिए। स्लोप, चूंकि ये वाली लाइन एफ ओ जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ए बी का जो भी स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो एफ ओ की स्लोप होगी। तो हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट कर ली। स्लोप ऑफ ए बी जो है वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये 1 आ गई। और इसी तरह स्लोप ऑफ BC, BC ये है 5 माइनस 1 और 3 प्लस 4 आ जाएगा और 4 ओवर 7। अब चूंकि ये FO जो लाइन है, FO जो लाइन है वो AB के परपेंडिकुलर है, तो AB की जो भी स्लोप है इसकी स्लोप है 1, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो FO की स्लोप होगी जो कि AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एफ ओ की स्लोप आ गई -1, और इसी तरह डी ओ की स्लोप, डी ओ जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बी सी की जो स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो डी ओ की स्लोप होगी, -7/4 आ गई। अब हमारे पास एफ ओ में से एक पॉइंट का भी पता चल गया और एफ ओ की स्लोप का भी पता चल गया। तो इस लाइन एफ ओ की स्लोप क्या होगी,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये एफ ओ की इक्वेशन आ गई। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन ऑफ डी ओ, डी ओ की स्लोप ये है और वो पॉइंट डी से पास करती है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ये y माइनस वाई वन जो कि 3 है और स्लोप माइनस सेवन ओवर फोर एक्स प्लस वन ओवर टू। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो 14x प्लस एट वाई माइनस सेवनटीन इक्वल टू जीरो है। अब ये दो लाइनें हैं एफ ओ की और डी ओ की लाइनें, इक्वेशंस हैं। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना ओ, जो कि एफ ओ लाइन को अगर आप इधर आगे को बढ़ा दें और डी ओ लाइन को आगे को बढ़ा दें तो ये पॉइंट है जो लाइन एफ ओ को भी डी ओ पे भी है और ई ओ पे भी है। क्योंकि ये इन तीनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये इन दो लाइंस का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो हम इस लाइन एफ ओ और डी ओ की ये जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन वन और टू, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये दो लाइनें हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स के नीचे आएगा, इसको इग्नोर कर दें तो वन माइनस सेवनटीन और वन माइनस एट इक्वल्स टू माइनस वाई आ गया, और फिर वन माइनस सेवनटीन और वन प्लस फोर्टीन और बीच में फार्मूले वाला माइनस आ गया इक्वल्स टू वन। इसे इग्नोर कर दें, वन मल्टीप्लाइड बाई एट और वन मल्टीप्लाइड बाई फोर्टीन और माइनस फोर्टीन आ गया। इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक्स ओवर माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू माइनस वाई ओवर माइनस थर्टी वन और वन ओवर माइनस सिक्स आ गया। अब x वाली रेशो को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, और y वाली फ्रैक्शन को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करें तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। तो ये x कोऑर्डिनेट है एफ ओ और डी ओ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये उसका y कोऑर्डिनेट है। तो चूंकि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पॉइंट O पे मीट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 ओवर 6 और माइनस 31 ओवर 6 है, तो इसीलिए ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।